एक ऐसे भौतिक विज्ञानी की कल्पना कीजिए जिसे 81 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन वो कभी जीता नहीं। और फिर भी उसने इतने नोबेल विजेताओं को पढ़ाया, उनको गाइड किया, जितना शायद ही किसी और ने किया हो। ये कौन था और क्या है उसकी कहानी? आज हम बात करने वाले हैं आर्नोल्ड सोमरफेल्ड की, 20वीं सदी की फिजिक्स के एक कह सकते हैं कि छुपे हुए हीरो। उनका नाम अक्सर आइंस्टाइन या फिर उनके अपने ही जबरदस्त स्टूडेंट्स जैसे वर्नर हाइजेनबर्ग और वोल्फगैंग पाउली की परछाई में कहीं खो सा जाता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में गहराई से जानेंगे। हमारे पास कुछ जीवनियां हैं, अकादमिक लेख हैं और सोमरफेल्ड की अपनी ही कुछ मशहूर किताबों के हिस्से भी हैं। हमारा मकसद है सोमरफेल्ड के उस विशाल लेकिन अक्सर अनदेखे असर को समझना, ये जानना कि क्वांटम मैकेनिक्स की कहानी में वो इतने जरूरी क्यों थे, और हाँ, उस नोबेल प्राइज पहेली को भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह है उनकी क्लासरूम। वहीं उनका जादू सबसे साफ नजर आता था। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। आखिर वो इतने कमाल के टीचर कैसे बने? क्या था उनके पढ़ाने के तरीके में जो बाकियों से इतना अलग था? ऐसा क्या था कि उनकी क्लास से एक के बाद एक जीनियस निकल रहे थे? इसका राज छिपा है सोमरफेल्ड स्कूल के आइडिया में। और देखिए, ये कोई ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं थी, ये पढ़ाने और सोचने का एक पूरा इकोसिस्टम था। उनकी क्लास में मतलब खुली बहस होती थी। वो स्टूडेंट्स को सीधे सीधे जवाब नहीं देते थे, बल्कि उन्हें मुश्किल और असल दुनिया की प्रॉब्लम्स देते थे और कहते थे इसे सुलझाओ। अच्छा, मतलब थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल चैलेंज भी। हाँ, और वो शुद्ध गणित, फिजिक्स और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग के बीच कनेक्शन बनाने पर बहुत जोर देते थे। मतलब वो अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक ही धागे में पिरो देते थे। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, वहाँ एक ऐसा माहौल था जहाँ आप अपने प्रोफेसर की आलोचना भी कर सकते थे। आइडियाज पर खुलकर बहस होती थी और फिर सब मिलकर एक नतीजे पर पहुंचते थे। ये वन वे लेक्चर नहीं था, ये एक इंटेलेक्चुअल वर्कशॉप थी। तभी तो उनके सबसे मशहूर स्टूडेंट्स में वर्नर हाइजेनबर्ग और वोल्फगैंग पाउली जैसे नाम हैं, और दोनों ही नोबेल प्राइज जीते। तो ये उनकी पहली और शायद सबसे बड़ी विरासत है। सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि नोबेल विजेता तैयार करना। उनकी तो जैसे एक फैक्ट्री थी। आप इसे नोबेल विनर फैक्ट्री कह सकते हैं, और ये मजाक नहीं है। उनकी टीचिंग स्टाइल उनके अपने गुरु महान गणितज्ञ फीलिक्स क्लाइन से बहुत प्रभावित थी। क्लाइन की तरह सोमरफेल्ड का भी मानना था कि फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को इस तरह पेश किया जाना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के लिए दिलचस्प पहेलियां बन जाएं, न कि उबाऊ सवाल। ठीक है, तो क्लास में तो वो कमाल थे, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद क्या? क्या उनका असर सिर्फ उन कुछ छात्रों तक ही सीमित था जो म्यूनिक में थे? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका असर क्लासरूम की दीवारों से बहुत आगे तक गया, उनकी किताबों के जरिए। उनकी 1919 में आई किताब एटॉमिक उन स्पेक्ट्रल लीनियन, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रल लाइंस। हाँ, उसे उस दौर में एटॉमिक थ्योरी की बाइबल माना जाता था। फील्ड इतनी तेजी से बदल रही थी और ये किताब हमेशा अपडेटेड रहती थी। कुछ ही सालों में इसके कई एडिशन आ गए। और उनकी दूसरी किताबें भी थी, है ना? हाँ, उनकी 6 वॉल्यूम वाली लेक्चर सीरीज लेक्चर्स ऑन थ्योरेटिकल फिजिक्स आज भी क्लासिक मानी जाती है। असल में उनके स्टूडेंट वोल्फगैंग पाउली ने भी बाद में इसी स्टाइल में अपनी लेक्चर सीरीज लिखी, जो आज तक पढ़ी जाती है। तो उनका असर पीढ़ियों तक पहुंचा। ये तो कमाल है। तो वो सिर्फ एक असाधारण टीचर नहीं थे, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कई ऐसे मैदानों को जोड़ा जिन्हें उस जमाने में बिल्कुल अलग अलग समझा जाता था। हाँ, उन्होंने कई पुल बनाए। सबसे पहला और शायद सबसे हैरान करने वाला पुल था थ्योरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बीच। जब वो आखिर में प्रोफेसर थे तो वो सिर्फ कागज पर थ्योरी नहीं बनाते थे। मतलब? उन्होंने हाइड्रोडायनामिक्स पर बहुत गहरा काम किया, खास तौर पर मशीनों में लुब्रिकेशन यानी चिकनाई के सिद्धांत पर। सोचिए, एक टॉप थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट इस पर काम कर रहा है कि मशीनों के पुर्जे कैसे बेहतर घूमे। वाह! उनका काम इतना जबरदस्त था कि उन्हें बाद में ट्राइबोलॉजी के 23 महान लोगों में गिना गया। अरे वाह, ये तो मुझे पता नहीं था। और ये प्रैक्टिकल सोच उनके स्टूडेंट्स में भी दिखती थी।
मुझे उनकी एक स्टूडेंट लुडविग हॉफ का किस्सा याद आ रहा है, जिसका रिसर्च का एक हिस्सा जहाजों से बनने वाली लहरों पर था। बिल्कुल सही। और वो सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं थी, उनकी रिसर्च को एक कंपनी ने स्पॉन्सर किया था जो म्यूनिख की नदी के बहाव को कंट्रोल करना चाहती थी। तो यहाँ एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम का सीधा प्रैक्टिकल इस्तेमाल था। सोमरफेल्ड के लिए इंजीनियरिंग की समस्याएं फिजिक्स के नए सिद्धांत बनाने की प्रेरणा थी। ये तो सिद्धांत और व्यवहार की बात हुई, लेकिन मैंने सुना है कि उनका गणित भी जबरदस्त था। क्या फिजिक्स में भी उन्होंने उसका वैसा ही इस्तेमाल किया? वैसा ही नहीं, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। ये दूसरा पुल था जो उन्होंने बनाया, गणित और फिजिक्स के बीच। उन्होंने अपने गुरु फेलिक्स क्लाइन के साथ मिलकर टॉप के सिद्धांत पर 4 वॉल्यूम की एक किताब लिखी, जिस पर उन्होंने 13 साल काम किया। वो फिजिक्स की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत एडवांस गणित का इस्तेमाल करने से नहीं डरते थे। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे प्रकाश के विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन की एक बहुत ही पेचीदा समस्या को हल करने के लिए उन्होंने रीमैन सरफेस पर मल्टी वैल्यूड फंक्शंस जैसे जटिल गणितीय टूल का इस्तेमाल किया। ये वो चीजें थीं जिनसे ज्यादातर फिजिसिस्ट दूर भागते थे, लेकिन सोमरफेल्ड के लिए ये अपने हथियार थे। और शायद सबसे जरूरी पुल वो था क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स के बीच का। वो एक ऐसा दौर था जब फिजिक्स की दुनिया में भूचाल आया हुआ था। पुरानी हर चीज पर सवाल उठाए जा रहे थे। बिल्कुल। सोमरफेल्ड उस पीढ़ी के थे जिन्होंने क्लासिकल फिजिक्स में महारत हासिल की थी, लेकिन वो उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने क्वांटम थ्योरी के नए, अजीब और कभी-कभी बेतुके लगने वाले आइडियाज को खुले दिल से अपनाया। वो सिर्फ इन नए आइडियाज को मानने वालों में से नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने जबरदस्त मैथ्स के दम पर इन नए आइडियाज को न सिर्फ मजबूती दी, बल्कि उन्हें आगे भी बढ़ाया। वो पुरानी और नई दुनिया के बीच की एक बहुत जरूरी कड़ी थे। तो चलिए अब उनके ठोस वैज्ञानिक योगदानों पर आते हैं। हाँ, उनकी सबसे बड़ी और असरदार खोजें क्या थीं? लिस्ट लंबी है पर कुछ सबसे ऊपर हैं। सबसे पहले रिलेटिविटी। वो आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी को अपनाने वाले शुरुआती लोगों में से थे। उस समय कई बड़े फिजिसिस्ट भी शक में थे, लेकिन सोमरफेल्ड ने अपने गणितीय काम से इसे और पुख्ता किया और इसे मनवाने में मदद की। लेकिन उनका नाम सबसे ज्यादा तो ओल्ड क्वांटम थ्योरी और नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल को बेहतर बनाने के लिए लिया जाता है ना? हाँ, और ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। देखिए, 1913 में नील्स बोर ने एक क्रांतिकारी मॉडल दिया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सिर्फ कुछ खास गोलाकार ऑर्बिट में ही घूम सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं थी। ये मॉडल कुछ चीजों को समझा नहीं पा रहा था, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की फाइन स्ट्रक्चर। और यहीं पर 1915 में सोमरफेल्ड की एंट्री होती है। एग्जैक्टली। उन्होंने बोहर के मॉडल को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ऑर्बिट सिर्फ गोलाकार ही क्यों हो, वो अंडे की तरह यानी दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल भी हो सकते हैं। उन्होंने सोमरफेल्ड विल्सन क्वांटाइजेशन नियमों का इस्तेमाल करके इसे गणितीय रूप दिया। इससे एटम की एक ज्यादा जटिल और ज्यादा सटीक तस्वीर सामने आई। और इसी काम से 1916 में उनकी तब से मशहूर खोज सामने आई, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ये क्या चीज है? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, जिसे हम ग्रीक अक्षर अल्फा से दिखाते हैं, ये प्रकृति का एक जादुई नंबर है। ये एक ऐसा फंडामेंटल कांस्टेंट है जो बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी बिजली और चुंबकत्व की ताकत कितनी होगी। सोमरफेल्ड ने इसे स्पेक्ट्रल लाइंस के बहुत बारीक विभाजन को समझाने के लिए पेश किया था। ये ओल्ड क्वांटम थ्योरी की एक शानदार जीत थी। एक मिनट, आप कह रही कि एक ही जादुई नंबर पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ताकत तय करता है? ये तो कमाल की खोज है। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स का कोई सीक्रेट कोड हाथ लग गया हो। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि सोमरफेल्ड कुछ महान खगोल शास्त्री जोहेन्स केपलर की तरह थे। उन्हें संख्याओं में और ब्रह्मांड के सामंजस्य में बहुत यकीन था। उन्हें पाइथागोरस के दर्शन में गहरी रुचि थी। उन्हें लगता था कि प्रकृति गणित की खूबसूरत भाषा में लिखी गई है, और अल्फा की खोज ने शायद उनके इस विश्वास को और पक्का कर दिया होगा। क्वांटम थ्योरी के अलावा उन्होंने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी कुछ बड़ा काम किया था, सही का? हाँ, 1927 का ड्रूड सोमरफेल्ड मॉडल। ये क्लासिकल मॉडल को नई क्वांटम मैकेनिक्स के साथ मिलाकर धातुओं में इलेक्ट्रॉन्स के बर्ताव को समझाता था। और ये मॉडल हैरान करने वाला कामयाब रहा। इसने उन कई सवालों के जवाब दिए जो क्लासिकल फिजिक्स नहीं दे पा रही थी, जैसे धातुएं बिजली और गर्मी की इतनी अच्छी सुचालक क्यों होती हैं।
तो हमने उनके काम और उनके असर को देखा, लेकिन एक इंसान में तौर पर वो कैसे थे? उनकी पर्सनालिटी के बारे में हमारे स्रोत क्या बताते हैं? वो एक दिलचस्प शख्सियत थे। 1928 में जब वो दुनिया की यात्रा पर निकले तो वो खुद को विज्ञान के क्षेत्र में जर्मन संस्कृति का दूत मानते थे। उन्होंने जापान, भारत, अमेरिका सब जगह लेक्चर दिए। मैंने एक जगह पढ़ा था कि इस वर्ल्ड टूर का एक और मजेदार कारण भी हो सकता है। शायद वो घर पर अपने 60वें जन्मदिन के बड़े सेलिब्रेशन से बचना चाहते थे। हाँ, ये किस्सा भी मशहूर है। लगता है उन्हें बड़ी पार्टियों और तामझाम का ज्यादा शौक नहीं था। लेकिन उनकी पर्सनालिटी का एक और बहुत ही हैरान करने वाला पहलू है जो साहित्य से जुड़ा है। साहित्य से? वो कैसे? माना जाता है कि टी.एस. इलियट की मशहूर कविता द वेस्टलैंड में एक लाइन है जिसमें म्यूनिख के हॉफगार्टन में कॉफी पीने का जिक्र है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सोमरफेल्ड और उनके स्टूडेंट्स की उन्हीं बैठकों का एक सीक्रेट रेफरेंस है जहां वो कॉफी पीते हुए क्वांटम फिजिक्स की सबसे बड़ी गुत्थियों पर बहस करते थे। एक मिनट, क्या आप सच कह रही हैं कि 20वीं सदी की सबसे मशहूर कविताओं में से एक में क्वांटम फिजिक्स की सीक्रेट मीटिंग का जिक्र हो सकता है? ये तो अविश्वसनीय है। ये एक थ्योरी है, लेकिन बहुत दिलचस्प थ्योरी है। ये दिखाती है कि उनका असर सिर्फ विज्ञान तक ही सीमित नहीं था, लेकिन उनके जीवन का हर दौर इतना खुशनुमा नहीं था। खासतौर पर नाजी दौर उनके और उनके साथियों के लिए बहुत मुश्किल भरा था। हाँ, डॉइचे फिजिक्स यानी जर्मन फिजिक्स का दौर बहुत ही अंधकारमय दौर था। जोहान्स स्टार्क और फिलिप लेनार्ड जैसे फिजिसिस्ट थे जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को यहूदी फिजिक्स कहकर खारिज करते थे। उन्होंने सोमरफेल्ड और उनके शिष्य हाइजेनबर्ग को विज्ञान के श्वेत यहूदी का लेबल दिया। मतलब ऐसे लोग जो दिखते तो जर्मन हैं लेकिन जर्मन विज्ञान में यहूदी भावना फैला रहे हैं। ये तो बहुत ही भयानक इल्जाम था। मुझे याद है सोमरफेल्ड ने इस दौरान आइंस्टाइन को एक खत में लिखा था कि नाजियों ने राष्ट्रीय शब्द का इतना दुरुपयोग किया है कि मेरी राष्ट्रवादी भावनाएं पूरी तरह खत्म हो गई हैं। बिल्कुल, और उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो रिटायर होने के बाद अपनी जगह किसी नाजी समर्थक को नहीं बल्कि किसी काबिल इंसान को बैठा सकें। वो हाइजेनबर्ग को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन नाजी हुकूमत ने ऐसा होने नहीं दिया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी हार थी। और उनके जीवन का अंत भी बहुत दुखद रहा। हाँ, एक त्रासदी। 1951 में 82 साल की उम्र में वो अपने पोते पोतियों के साथ टहल रहे थे जब एक सड़क हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं और कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। तो इस सब के बाद हम आर्नोल्ड सोमरफेल्ड की विरासत को कैसे देखें? क्या है फाइनल वर्डिक्ट? सोमरफेल्ड की विरासत किसी एक अकेली खोज में नहीं है। उनकी विरासत उनके पूरे असर में है। वो एक महान टीचर थे जिन्होंने फिजिसिस्ट की पूरी एक पीढ़ी तैयार की। वो एक ब्रिज बिल्डर थे जिन्होंने गणित, फिजिक्स, थ्योरी, प्रैक्टिकल और क्लासिकल क्वांटम दुनिया को जोड़ा। और वो क्वांटम सिद्धांत के एक सच्चे पायनियर थे। और उस नोबेल प्राइज की पहेली का क्या? 81 नॉमिनेशंस, फिर भी क्यों नहीं मिला? क्या उनका काम वाकई में इतना नया था या वो सिर्फ बोहर जैसे लोगों के आइडियाज पर कुछ सुधार कर रहे थे? शायद नोबेल कमेटी ने यही सोचा होगा ना। ये एक बहुत वाजिब सवाल है और शायद यही एक वजह थी। उनके कई बड़े काम दूसरों के आइडियाज का विस्तार या उन्हें गणितीय रूप से और मजबूत करना था। उनका काम आइंस्टाइन की रिलेटिविटी या प्लैंक की क्वांटम हाइपोथेसिस की तरह जमीन से उठी एक बिल्कुल नई क्रांति के तौर पर नहीं देखा गया। लेकिन आखिर में उनकी असली विरासत कोई मेडल नहीं है। उनकी असली विरासत वो हजारों स्टूडेंट्स हैं जिन्हें उन्होंने पढ़ाया और वो सिद्धांत और समीकरण हैं जो आज भी उनके नाम से जाने जाते हैं। सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। सोमरफेल्ड की तरह यूनिवर्स में एक गहरे गणितीय तालमेल की तलाश में थे। इसी तलाश ने उन्हें फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट तक पहुंचाया। कुछ लोग तो इस कांस्टेंट को गोल्डन रेशियो जैसे खूबसूरत गणितीय आइडियाज से भी जोड़ते हैं। ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है, क्या ये ब्रह्मांड वाकई में खूबसूरत गणितीय सिद्धांतों पर बना है जिन्हें हम सिर्फ खोज रहे हैं, या ये सिर्फ ऐसे पैटर्न हैं जिन्हें हम इंसान अपनी समझ के हिसाब से उस पर थोप देते हैं? फिजिसिस्ट असल में हैं क्या, खोजकर्ता या कलाकार?